1989 का साल, कश्मीर में हालत एकदम मुफीद है और रावलपिंडी को कश्मीर में चल रहे घटनाक्रम की पूरी खबर भी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मिर्जा असलम बेग। उन्हें लग रहा है कि सपना सच हो सकता है, कश्मीर भारत के हाथ से निकलने वाला है और वो जल्द से जल्द इस मामले में प्रधानमंत्री से बात कर लेना चाहते हैं। भुट्टो मीटिंग में पहुंचती हैं, बेग को बुलाए जा रहे हैं। भुट्टो पूछते हैं कि क्या हालत है कश्मीर के। तब बेग को इसी सवाल का इंतजार था ही, उन्होंने छेड़ दी बात। एकदम से तीर छूटता है, उन्होंने कहा 1 लाख अफगान मुजाहिदीन तैयार हैं। बेग के दिमाग में पूरा प्लान तैयार है। कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप सेटअप होंगे, हथियार पहुंचाए जाएंगे, थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन काम पक्का हो जाएगा। भुट्टो के चेहरे पर खुशी के बजाय शिकन के निशान पड़ जाते हैं इसके बाद। और ये शिकन के निशान इसीलिए क्योंकि अभी अभी जियाउल हक की डिक्टेटरशिप से आज़ादी मिली है मुल्क को। 1 दशक के बाद लोकतंत्र लौटा है, वो भी टूटा फूटा। सरकार बने अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और देश की माली हालत की तो बात ही मत पूछिए। IMF और US पीछे पड़े हैं, सो अलग। सवाल वही पुराना है कि पैसे, लेकिन कैसे। मरे मन से भुट्टो इनकार कर देती हैं। बेगम भी निराश नहीं हुए हैं, लेकिन उनके कमान में एक और तीर बचा है। वो एक लो लेवल इंसर्जेंसी के प्लान को आगे रखते हैं, लेकिन भुट्टो इससे भी इनकार कर देती हैं। ज्यादा बड़ा आतंकवाद नहीं, कम आतंकवाद, ये बेग का प्लान था। भुट्टो मना करती। कोई और देश होता तो बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहां मिलिट्री के लिए ना का मतलब भी हाँ होता है। बेग कमरे से बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिमाग में एक और नया प्लान। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तारीख 6 अप्रैल है और आज इस तारीख का संबंध है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से। 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया। पाकिस्तान के कान खड़े होने लाजमी थे, हुए भी। जुल्फिकार अली भुट्टो कहा करते थे कि भारत ने बनाया तो हम भी बना लेंगे, चाहे फिर घास पत्ती क्यों ना खानी पड़े। बम की बात कर रहे हैं। उसी साल पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रोग्राम की शुरुआत की, रावलपिंडी के पास कहूता में। कहूता जगह का नाम है। यहाँ KRL यानी खान रिसर्च लेबोरेटरी में यूरेनियम संवर्धन की शुरुआत हुई और फिर इस प्रोग्राम से जुड़े अब्दुल कदीर खान और चीन की मदद से पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना भी लिया। लेकिन केवल न्यूक्लियर वॉरहेड से कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड भारी होता है, वजनी होता है, बड़ा होता है। उसे हाथ से पकड़कर तो आप फेंक नहीं सकते हैं जहां फेंकना चाहते हैं। इसीलिए सवाल उठा कि इसे ले जाने के लिए मिसाइल कहां से आएगी। 1990 तक चीन ने पाकिस्तान को M1 मिसाइल दे दी थी, लेकिन ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थी। 1300 किलो का वॉरहेड M1 पर लग नहीं सकता था, और लग भी जाता तो ये राजस्थान से ज्यादा दूरी पर वार कर नहीं पाती। पाकिस्तान को जरूरत थी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM की, एक ताकतवर मिसाइल जो ज्यादा वजन को लंबे डिस्टेंस तक कैरी कर सके। यूरेनियम संवर्धन की टेक्निक अब्दुल कदीर खान डेवलप कर चुके थे। सवाल था कि ये मिसाइल कहां से आएगी, IRBM कहां से मिलेगी। 1993 में इसी सिलसिले में बेनजीर ने बीजिंग का दौरा किया। अब्दुल कदीर को इस दौरे की खबर लगी तो उन्होंने बेनजीर से मुलाकात की। कदीर चाहते थे कि बेनजीर नॉर्थ कोरिया से नोडोंग मिसाइल की मांग कर दें। उन्होंने बेनजीर से कहा कि हमारे पास बम है, लेकिन फिर भी हम हमला नहीं कर सकते और इसके लिए एक लॉन्ग रेंज मिसाइल की जरूरत है जो नॉर्थ कोरिया से मिल जाएगी। बेनजीर को चीन से उम्मीद थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हाथ लगी। बीजिंग यूं तो पाकिस्तान की मदद करता आया था, लेकिन ये वो दौर था जब अमेरिका और चीन के रिश्ते थोड़े सुधरने लगे थे, व्यापार तेजी पकड़ रहा था, और ऐसे में पाकिस्तान को मिसाइल देकर या दिलवाकर चीन अमेरिका की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता था। बीजिंग से लौटते हुए बेनजीर प्योंगयांग होते हुए आई, नॉर्थ कोरिया की राजधानी। भुट्टो के सलाहकार हुसैन हक्कानी उन्हें समझाते हुए लेके गए कि आर्मी के झांसे में आना नहीं, लेकिन भुट्टो की सरकार एक बार बर्खास्त की ही जा चुकी थी। इसीलिए भुट्टो आर्मी को दोबारा नाराज करने का रिस्क लेना नहीं चाहती थी। भुट्टो को लगा कि पैसे देकर नॉर्थ कोरिया से अगर मिसाइल खरीदते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। 29 दिसंबर 1993 को भुट्टो प्योंगयांग पहुंची। किम जोंग इल ने उनके स्वागत में एक डिनर का आयोजन किया और इस डिनर के दौरान बेनजीर ने किम के कान में कहा कि हमें नोडोंग मिसाइल के ब्लूप्रिंट्स आप दे दीजिए, हमें उसकी जरूरत है। भुट्टो प्योंगयांग से लौटी तो साथ में कई टेक्निकल पेपर्स और डिस्क्स थी। अब्दुल कदीर और आर्मी को जिस चीज की जरूरत थी वो उन्हें मिल गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने नोडोंग की तर्ज पर एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की। 1500 किलोमीटर रेंज की इस मिसाइल का परीक्षण आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 1998 को किया गया। मिसाइल का नाम रख दिया गया गौरी, जिसका नाम 12वीं सदी के एक शासक मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया था। पहले मिसाइल का नाम हस्त था, लेकिन बाद में इसका नाम गौरी रख दिया गया, शायद सिंबलिज्म के चलते। सीन यह था कि भारत की पहली मिसाइल का नाम था पृथ्वी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ 2 बार युद्ध भी किया था।
हालांकि पृथ्वी मिसाइल, जो भारत वाली मिसाइल है, उसका नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर नहीं, पृथ्वी के नाम पर रखा गया, भारत धरती उस तत्व के नाम पे। चूंकि पाकिस्तान की पैदाइश लेकिन धर्म के आधार पे हुई थी, इसीलिए वो हर चीज को वो रिलीजन के ही चश्मे से उनको देखने की आदत थी। उन्होंने पृथ्वी का मतलब निकाला दूसरा। एनीवेज, वापस किस्से पे आते हैं। बेनजीर समझ रही थी कि पैसों के एवज में पाकिस्तान को मिसाइल मिली थी और ये एक फेयर डील है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। पैसे देने के बजाय पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारियों को प्योंगयांग से पैसे मिले थे। लाखों डॉलर की इस रकम का इस्तेमाल कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए होना था, हुआ भी। अब बदले में किम जोंग इल को क्या मिला? न्यूक्लियर हथियार बनाने की तकनीक। दरअसल अब्दुल कदीर न्यूक्लियर हथियार बनाने की तकनीक दूसरे देशों को बेच रहे थे, और इनमें से कई रोग नेशन थे जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया। खबर अमेरिका को भी थी। तब पाकिस्तान में अमेरिकी उच्चायुक्त रॉबर्ट ओकली ने पाकिस्तान के सेवानिवृत्त तब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खालिद महमूद आरिफ और वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी को यूएस बुलाया और वहां पहुंचकर उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों में पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 प्लेन्स में सेंट्रीफ्यूज लोड हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे किसी भी एक्सचेंज को मानने से इनकार कर दिया। अब ये C-130 हरक्यूलिस है, ये एक मिलिट्री कार्गो प्लेन है, बहुत भरोसेमंद माना जाता है। यूएस से हमने भी लिया, उन्होंने भी लिया। पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया के रिश्ते के कुछ और सबूत मिले। जून 1998 की बात है। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद के अपने घर में दोपहर की नींद फरमा रहे थे और कदीर की ये नींद डिजर्व्ड वाली श्रेणी में आती थी, कुछ दिन पहले ही, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट कर पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति संपन्न हुआ था। खास बात यह थी कि भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का जवाब था ये, जो 11 और 13 मई को पोखरण में किया गया। अब्दुल कदीर खान रातों रात देश के सबसे बड़े हीरो बने पाकिस्तान में। बहरहाल उस रोज कदीर के घर के कुछ दूरी पर एक गोली चलने की आवाज आई। ये गोली जाकर लगी एक महिला को। महिला का नाम था किम सा ने। किम नॉर्थ कोरिया की नागरिक थी। अब सवाल था कि गोली इनको लगी कैसे और किम पाकिस्तान में कर क्या रही थी। जब ये गोली चली, चगाई में परमाणु परीक्षण को सिर्फ 10 दिन बीते थे। ऐसे में विदेशी राजनयिक की पत्नी की मृत्यु, वो भी संदिग्ध परिस्थिति में, खबर बनने लगी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तहकीकात कर मौत का कारण एक्सीडेंट बता दिया गया। उनके द्वारा पहले बताया गया कि पड़ोसी का रसोइया अपनी बंदूक साफ कर रहा था, तब गोली चल गई। बाद में बोला गया गोली रसोइये से नहीं, किसी और से चली थी, वो भी गलती से। अब दूसरा कोई मुल्क होता तो सवाल उठता कि रसोइया साथ में बंदूक क्यों रखता था, और अगर किसी दूसरे से चली तो उससे भी क्यों चली, कैसे चली, किसी की जान गई है भाई। लेकिन ये पाकिस्तान था, इसीलिए बात आई गई होती गई। गलती से गोली चली, इस बात को ही आधिकारिक कारण मान लिया गया। कमाल की बात यह थी कि उत्तर कोरिया ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन हमेशा की तरह अमेरिकी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। LA टाइम्स, लॉस एंजलिस टाइम्स के 2 पत्रकारों ने 1 साल बाद एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। पता चला कि असल में किम एक नॉर्थ कोरियन डेलीगेशन का हिस्सा थी, जिन्हें अब्दुल कदीर खान ने खास तौर पर परमाणु परीक्षण विटनेस करने के लिए बुलाया था। किम के पति नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में काम करने के साथ एक ऐसी कंपनी का हिस्सा थे जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल एक्सपोर्ट बिजनेस का हिस्सा थी। पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से LA टाइम्स को पता चला कि किम पर अमेरिकी जासूस होने का शक था। कुछ वेस्टर्न डिप्लोमैट्स से किम के कॉन्टैक्ट्स का पता चला तो ISI चौकन्नी हुई और उन्होंने नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के साथ ही जानकारी शेयर कर दी। अगले कुछ ही दिनों में किम की गोली लगने से मौत हो गई। इसके 3 दिन बाद एक अमेरिकी बिल्ट C-130 हरक्यूलिस, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, किम की बॉडी को लेकर प्योंगयांग चला गया। 1997 से 2002 के बीच ऐसे ही प्लेन को नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच कई बार आते जाते देखा गया। इस बात ने अमेरिकी अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार किम की बॉडी के अलावा प्लेन में P1 और P2 सेंट्रीफ्यूज रखे गए थे प्लूटोनियम संवर्धन के लिए। इस कड़ी में एक और बात सामने आई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका के कुछ स्निफर प्लेन्स ने चगाई से हवा के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें टेस्ट किया। स्निफर प्लेन, स्निफ खुशबू लेकर के या हवा का सैंपल लेकर के स्निफ करना, स्निफर प्लेन। अब ये प्लेन क्या करता है, हवा का सैंपल लेता है कहीं का भी जहां उसे भेजा गया है। उसके बाद आप हवा को चेक करके पता कर सकते हैं कि उस हवा के कणों में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से रसायन हैं। प्लेन का नाम है WC-135 कॉन्स्टेंट फिनिक्स। यूएस एयरफोर्स उड़ाती है। लॉस एलामोस लैब में टेस्ट करने के बाद पता चला कि न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान प्लूटोनियम को फ्यूल के तौर पर उपयोग किया गया था। अब ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि 1975 के बाद पाकिस्तान ने प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोसेस से किनारा कर लिया था और यूरेनियम संवर्धन की शुरुआत कर दी थी। बेसिक बात, वो प्लूटोनियम का बम नहीं बनाते थे, यूरेनियम का बम बनाते थे। हवा में सैंपल मिला प्लूटोनियम का, यूएस वालों को
अजीब उनको एक क्यूरोसिटी हुई कि जब इनको इस चीज़ का काम ही नहीं पड़ता है तो उनके बम के अंदर कैसे मिल रहा है प्लूटोनियम। CIA को तब समझ में आया कि यह टेस्ट नॉर्थ कोरिया के लिए किया गया था, क्योंकि वही प्लूटोनियम के संवर्धन की कोशिश में लगा हुआ था, किसी और का बम बना रहे थे। पूरी कहानी यह थी कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार बनाने की तकनीक मुहैया करा दी थी और बदले में उन्हें मिसाइल और पैसा मिला था। 1988 में जब पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपने शुरुआती चरणों में था, भारत में पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हो चुका था। इसी के चलते पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी हाल में जल्द से जल्द मिसाइल उनके पास आ जाए ताकि वो न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर पाएं। पैसे और ताकत की लालच ने पाकिस्तान के इस हीरो को पूरी दुनिया का विलन बना दिया। 2004 में जब पूरी कहानी सामने आई तो परवेज मुशर्रफ ने अब्दुल कदीर खान को बलि का बकरा बना दिया। 4 फरवरी 2004 को कदीर खान कैमरे के सामने आए और पूरी दुनिया के सामने कबूला कि उन्होंने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेची। कुछ साल हाउस अरेस्ट में रहने के बाद 2009 में कदीर खान को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर में बदनामी के बावजूद कदीर पाकिस्तान के लिए हीरो बने रहे। कारण बस एक कि उन्होंने भारत के खिलाफ परमाणु हथियार दिलाने में सफलता पाई थी। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।